by pressure type by sutures. हम लोग भी वही करते हैं, but the main thing is that we do little bit in different way. And what is that different way? We apply facial aesthetic in this type of cases so that we get these types of result. So reason behind that, when you follow a conventional technique for such type of case, so in conventional technique आप sutures लगाओगे, post operative there is suture mark, post operative there is asymmetrical face, but जहां से भी थोड़ा सा अलग किया you will get natural result. So this is a different thing जो हम लोग अपने यहाँ करते हैं और जो मैं आप लोगों को भी दिखाने जा रहा हूँ. So the first thing, जनरली ये आप लोगों ने सुना होगा, बिग बॉस में आपस में लड़ाई हो रही है, तूने बोटॉक्स लगाया है, तूने फिलर लगाया है. So what is that botox? So actual name is not a botox. So botox is a product name. First of all, it is a product name which is given by a company named Allergan, and this botox is a FDA approved product by the Allergan company. Actual name is botulinum. So this botulinum is a neuromuscular modulator which works on nerves and muscles. So there are some myths which is associated with this particular product. कि ये एक poison है या एक toxic product है. It causes paralysis, it causes numbness, and it's used in dentistry. और ये skin disorder के लिए यूज किया जाता है. तो there are some 10 myths which is related with this particular product. तो first of all, ये किसी skin disease के लिए नहीं दिया जा रहा. तो अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो आप कोई डर्मेट का कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करने वाले. रीजन बिहाइंड दैट, इसकी कहीं वाइट में लिखा नहीं हुआ है कि दिस इज ओनली फॉर डर्मेट, दिस इज ओनली फॉर स्किन डिसऑर्डर. दिस प्रोडक्ट इज व्हाट? दिस प्रोडक्ट इज अ न्यूरो मॉड्यूलेटर. सो द थिंग्स इन योर डेंटिस्ट्री विच आर रिलेटेड विद नर्व एंड मसल डिसऑर्डर्स, द थिंग्स विच आर रिलेटेड विद नर्व और मसल डिसऑर्डर, आप उसको लगाओगे, आप उसको ठीक करोगे. तो कौन कौन सी है, क्या क्या है, चलिए. सो इन मार्केट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोटुलिनियम इंजेक्शन. वी हैव डिफरेंट सीरोटाइप्स बिकॉज दिस इज प्रोडक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया विच इज नोन एज क्लोस्ट्रिडियम, एंड दिस बैक्टीरिया इज अ स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव, एनारोबिक, non motile bacteria is the characteristic feature of this bacteria. And this bacteria forms 7 types of spores which are known as serotypes. Type A, B, C, D, E, F, G. So among all these serotypes, type A and type B, they are indicated for human trials because they are non-allergic for humans. So हम लोग type A को या type B को यूज करते हैं. और among type A and type B, we are using type A most commonly, and these type A जो आप मार्केट में परचेज करोगे will come in 2 vials, 100 unit vials and 50 unit vials. So the mechanism of action of this particular product is, it's simply a neuromodulator. So first year की आपकी फिजियोलॉजी का आपका न्यूरो मस्कुलर कंडक्शन थ्योरी, जहां आप लोगों ने एक्शन पोटेंशियल, रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन फेज पढ़े थे. तो सेम मैकेनिज्म हमारी यहां यूज होती है. सो देयर इज पर्टिकुलर मीडिएटर विच इज नोन एज एसीटी, एसिटाइल कोलिन, जो आपके नर्व से रिलीज होता है. मसल पे रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर एसिटाइल कोलिन को रिसीव करते हैं. नर्व पे से एसिटाइल कोलिन निकला, मसल ने रिसीव किया और वो सिग्नल्स पहुंचे ब्रेन पे. ब्रेन ने रिस्पॉन्स किया एज अ कॉन्ट्रैक्शन, एसीटी निकलना बंद हुआ. नाउ ब्रेन रिस्पॉन्स एज अ रिलैक्सेशन. सो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. सो एक ब्रीफ आइडिया था इस थ्योरी का. नर्व रिलीज करती है एसिटाइल कोलिन, रिसीव्ड बाय receptors which are present on muscle surface, and these receptors are protein receptors. So when we
put botulinum, so what happened? Nerve acetylcholine भेजेगा, पर जो receptors which are present on muscle surface, okay, that receptors are destroyed by this botox or by this botulinum. So this botulinum simply breaks the protein bonds. जैसे ही प्रोटीन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, पर मसल पे नहीं पहुंचता, मसल रिसेप्टर्स पे उसका इंटरेक्शन नहीं होता. सो देयर इज नो सिग्नल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मसल रिलैक्स पड़ी रहती है और आपके मसल में कोई भी कॉन्ट्रैक्शन किसी भी तरीके का फंक्शन नहीं होता. एवरी मसल हैविंग टू फंक्शंस, one is motor and one is sensory. So when we put botulinum, so what happened? The motor functions for particular time, and that time depending upon the life span of your botox, that is from 3 months to 1 year. So आपके कुछ समय के लिए मोटर फंक्शन रुक जाएंगे, आपके सेंसरी फंक्शन सेम रहेंगे. So in dentistry, the things which are related with your muscle and your nerve, और वो कौन कौन सी चीजें हैं या वो कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं जो आप इसको लगा के कर सकते हो. द फर्स्ट थिंग इज व्हाट? ट्रीटमेंट ऑफ गमी स्माइल, एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ गमी स्माइल इज अक्षय कुमार. अक्षय कुमार हंसता है, सारे गम्स उसके विजिबल होते हैं, तो दैट इज अ गमी स्माइल. So for the correction of gummy smile, first of all we have to identify what type of gummy smile. So we have 3 types of gummy smile. One is anatomical, one is muscular, and one is gingival. So in case of anatomical, you have to go with orthogenetic surgeries. In case of gingival, you have to go with perioplastic surgeries, or in case of mucosal, so you have this option. So there is one test, pressure tension test. आप उसको करिए, आप उसको देखिए. If there is a muscular etiology, so in that particular case what you have botox. So in conventional aspect, for treatment of this gummy smile, what we have a surgery which is known as lip repositioning surgery. हम लोग लिप को reposition करते हैं, कट करते हैं, उसको नीचे लेके आते हैं. So the most common complication in this surgery, post operative, if the patient is not happy with the smile, तो आप इस सर्जरी को रिवर्स कर दोबारा करोगे, फिर पेशेंट को वो रिजल्ट नहीं मिलेगा. द सेकेंड थिंग, द मोस्ट सेकेंड कॉम्प्लिकेशन इज रिलैप्स आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड, बिकॉज योर मसल इज सो हाइपर एक्टिव. मस्कुलर है, मस्कुलर मीन्स आपकी मसल की वजह से मसल हाइपर एक्टिव है, इसलिए वो उसको ऊपर खींच रही है. सो इन दैट पर्टिकुलर केस, इफ यू आर डूइंग द सर्जिकल प्रोसीजर, so the chances of relapse are much more high. So for this you can put your botulinum, और कहाँ उसको लगाना है? The muscle which pulls your lip in upward direction, and that muscle is what? Levator labii muscle. So there are 3 schools of thought for correction of this gummy smile. The first school of thought जो बोलता है कि 3 मसल्स को लेके चलिए, लेवेटर लेबियाई, जाइगोमेटिस मेजर एंड माइनर, एंड दैट पोजीशन इज दिस, एंड योर नेसोलेबियल फोल्ड्स. आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल स्ट्रेट, पेशेंट आएगा आपको यहाँ लगाना है. द सेकंड स्कूल ऑफ थॉट इज अलोंग द नेसोलेबियल लाइन. इस नेसोलेबियल लाइन के चारों तरफ आप उसको डिपॉजिट करिए. And the third school of thought which is given by Jonsky, and that is known as Jonsky criteria, and that criteria is what? 1 centimeter from nasolabial fold in horizontal direction and 3 centimeter from corner of your lips. So this point are the point where we put our botulinum injection for correction of gummy smile. And within 3 days you will find the result, and that result remains for a year. अगर पेशेंट को अच्छा लगता है, फिर उसको वो आगे भी कंटिन्यू करा सकता है. So this is the pre and post. The video is not working properly, so मैं आप वीडियो अभी चल नहीं सकता. So these are the some case, the pre and post. The results: there is no surgery, there is no cut, only 5 to 10 second procedure. एक single injection on this side, एक single injection on this side, finish. For a year. The second most common thing
parafunctional habits. And in parafunctional habits, your clenching, bruxism. So the main etiology of these parafunctional habits, again what? Hyperactivity of your masseter muscle. So for correction of this hyperactivity of masseter muscle, generally most of the doctor prescribe these kinds of thing. And what is night guard? आपके पास भी पेशेंट आता है, आप कुछ भी नहीं करते, यू पुट नाइट गार्ड आइदर ऑन मैक्सिला और मैंडिबल, ओके, और मसल रिलैक्सेंट दे दिया. So after a certain time period, what happened? That night guard, because of the muscular activity, वो ढीला पड़ जाएगा या वो पेशेंट उसको पहनेगा नहीं because of discomfortness. हम लोग जो डिसीज है उसको ठीक नहीं कर रहे. What we are doing, we are simply putting an obstruction. We are not treating the disease, and that disease is what? Hyperactiveness of your masseter muscle. So in this particular condition, जब हमें करना है correction of parafunctional habits, we are treating hyperactiveness of masseter muscle by putting this botulinum injection at masseter site, and that masseter site is simply what? Extraoral injection on this ramus region. हम पेशेंट को बोलते हैं क्लींच करने को. जैसे पेशेंट क्लींच करता है, this part become bulgy. आप अपना खुद फील भी कर सकते हो. Just clench and feel this thing. So you will find a little bit bulging of this part. And this bulging is what? Your masseter muscle. So simply we gave 5 to 10 units of botulinum here. 3 दिन में hyperactiveness खत्म. 1 साल के लिए पेशेंट को कोई भी क्लिंचिंग कुछ भी नहीं, पेशेंट हैप्पी. अगले साल फिर आए, आप फिर लगा दीजिए. TMJ pain. So in TMJ pain there is one thing, your muscular disorders or your bony disorders. And in muscular disorders, the muscles which are related with your mastications, masseter, temporalis. So these are the muscles which generally involve in TMJ pain. So in TMJ pain, आप लोगों ने फाइनल ईयर में लॉन्ग क्वेश्चन भी किया होगा, MPDS. So there is one long question for the TMJ pain, MPDS. And in that MPDS, go and read the treatment part, and in that treatment part, one thing is mentioned in GOMS, that is BTX. And what is that BTX? This botulinum. So in TMJ pain, for temporalis and for masseter, जनरली पेशेंट को क्लिंच कराते हैं. जैसे उसने क्लिंच किया, योर टेम्पोरलिस ये भी थोड़ा सा एलिवेट हुआ, योर मैसेटर भी थोड़ा सा एलिवेट हुआ, एंड वी होल्ड एंड वी गिव द बोtulinum. इन सेलेब्री ग्लैंड डिसऑर्डर्स, पेशेंट ने जैसे ही माउथ ओपन किया, सलाइवा ही सलाइवा. कभी देखा है आप पेशेंट का मुंह ओपन कराते हो, एक सलाइवा ऐसे जा रहा है, एक सलाइवा यहां से ऐसे करके आ रहा है. एंड व्हाट इज दैट? Because of hyperactiveness of your salivary gland. And the most common hyperactiveness of which gland? Parotid gland and submandibular gland. Okay, so in that particular condition, हम लोग उसको क्या देते हैं? हम लोगों ने उसको anticonvulsant दिया, पर there is no effect. So there is two things, एक excessive salivation और एक salivation कम होना. So in case of excessive salivation, and the term which is known as sinuria. So in that particular condition, we give our Botox in parotid 2 centimeter away from your tragus, in submandibular gland, position of polar 6 from external approach. So these are the 2 points where we put our botulinum injections, parotid and submandibular gland. In cases of dental implants, so one of the most common complication or the failure because of implants, because of the hyperactiveness of masseter muscle. आप लोगों ने इम्प्लांट लोड किया, 10 दिन बाद पेशेंट, आपका टॉर्क बहुत अच्छा था, प्राइमरी रिटेंशन बहुत अच्छी थी, पर 10 दिन बाद पेशेंट आया, सर ये इम्प्लांट हिल रहा है, एंड देन यू विल फाइंड hyperactiveness. So in that particular condition, you can put your botulinum again in muscle of mastication, that is your masseter. Facial palsy or your
of Bale palsy, where you will find unilateral, एक साइड बिल्कुल पेशेंट का मूव ही नहीं कर रहा. So in that particular condition, again we put our botulinum in a side which is unaffected. Reason behind it, your affected side जो आपका part move ही नहीं कर रहा, that part remain stationary. So we have to put our botulinum injection where? In unaffected part. In cases of trigeminal neuralgia, so the conventional approach of this trigeminal neuralgia किसी पेशेंट में वर्क करती है, किसी पेशेंट में वर्क नहीं करती. पेशेंट सर्जरी नहीं कराना चाहता, so in that particular condition, again you have a choice where you can put your botulinum extra oral, where जहां आपकी trigeminal nerves open होती हैं. So in our face there are 4 openings for this trigeminal nerve extra oral. So 2 openings are present on ophthalmic region, 1 opening present on maxillary region, and 1 opening present on your mandibular region, because these openings are a touch trigger points of your trigeminal pain. कभी भी ट्राइजेमाइनल का पेन अंदर से स्टार्ट नहीं होगा. पेशेंट हमेशा कंप्लेंट लेके क्या आएगा, सर ठंडा हवा का झोंका लगा, एसी का हवा ब्लोअर हुआ, मैं बाइक पे बैठा, so there is a pain, and that pain generally starts from extraoral. So in that particular condition, we put our botulinum in supraorbital nerve, in supratrochlear nerve, in infraorbital nerve, and in mental nerve by extraoral approach. And simply आपको पता होना चाहिए, because in final year there is a one topic to give local anesthesia by extraoral approach. अंदर से तो देते हो, बाहर से भी देना सीखिए. Reason behind it, because that is in your syllabus. कुछ अलग नहीं बता रहा, जो आपके syllabus में है वही बता रहा हूं. Okay, so these are the 4 points for the treatment of trigeminal neuralgia: supraorbital, supratrochlear, infraorbital, and mental. So always remember 2 things: 17 mm and 27 mm. 27 mm from mid face line. Divide your face. बीच में से उसको divide किए. 3 nerves are present at 27 mm. And these nerves are supraorbital, infraorbital, and mental. And 1 nerve is present at 17 mm from your midface. 17 and 27 mm are the concept for extraoral approaches. The second and the most common thing in facial aesthetic is hyaluronic acid. And this hyaluronic acid, ये सिर्फ lips पे या face को वॉल्यूम देने के लिए काम नहीं आता. From the last 40 decades, you are using this hyaluronic acid in your toothpaste, in your gum astringent, in your gum paints. And आधे से ज्यादा लोगों ने they conduct the studies on this hyaluronic acid. In your Shanti Priya Reddy, in your Carija, there is one topic of Gingy gel. देखा है कभी कैरेंजा उठाइए? Okay, so there is a one topic of Gingy gel, and what is that Gingy gel? This Gingy gel is this hyaluronic acid. So this hyaluronic acid act as an anti-aging supplement, antibacterial supplement, osteoconductive, osteoinductive, so our main indication where we use this hyaluronic acid in perioplastic surgery, after scaling, after curettage, the supportive measurement therapy we give by in form of
your toothpaste, your mouthwash are in form of hyaluronic acid in market. The main thing or the main issue after scaling is what? आप लोगों ने पेशेंट का प्रोफाइल एक्सेस किया, पेशेंट ने आके बोला सर दांतों के बीच में झरी हो गई। आपने सफाई करी थी, तब तक तो मेरे दांतों में स्पेस, उससे पहले स्पेस नहीं था, पर दांतों की साफ होने के बाद दांतों के बीच में जगह हो गई। सुना ये वाली चीज? पेशेंट आके बोलता है यस और नो? यस। आप लोग क्या बोलते हो? यहां पर गंदगी थी, कैलकुलस था, चला के इसलिए स्पेस हो गई। नाउ पेशेंट, सर मेरे को इसको ठीक कराना है, सो देन क्या आंसर है आपका? सर माउथ वॉश लगाइए, गम पेंट लगाइए, अपने आप मसूड़ा ऊपर आ जाएगा। क्या मसूड़ा ऊपर आता है? मैंने आज तक नहीं देखा मसूड़े को ऊपर आते हुए। सो व्हाट इज दैट थिंग? सो दैट थिंग इज योर interpapillary recession, and that interpapillary recession is treated by two things. One is surgical, one is non-surgical. Or in case of non-surgical, most of the doctors they put gingival veneers or composite veneers to camouflage the effect. In surgery, we do papilla reconstruction, papilla preservation, types of surgery. बट अगेन 100% वहां पर आपका तब भी नहीं आता। सो बाय दिस हाइलोरनिक एसिड इन सिंगल सिटिंग ओनली इन 1 मिनट यू कैन क्लेम कि ये वापस आ सकता है, बट अप टू अ मार्क ऑफ 5 mm. आफ्टर 5 mm there is a bone loss. So whenever there is a soft tissue loss up to the mark of 5 mm, you can correct your papillar recession or you can grow your interpapilla up to the 5 mm by a single shot of hyaluronic acid. And that single shot of hyaluronic acid is at the tip of that papilla. Sorry, video is not working. How we proceed this thing? तो आप उसको देख सकते हो. You can go through on my Insta profile or my YouTube profile. I will share the link. Just go and look how we give these injection in this particular sites. So only a single injection on the tip of papilla and at the base of papilla for correction of this papillary recession. And again this papillary recession remains for 6 to 1 year. Okay, अगर आप इसको ठीक नहीं करोगे तो ये रहेगा, फिर अपने आप वहां पे बोन लॉस स्टार्ट हो जाएगा. So after scaling, if the patient come with this complaint, you can treat only in 5 minutes and you can claim that will remain for 1 year, and if you are maintaining it, हम इसको और आगे भी ठीक कर सकते हैं. Sorry to interrupt you. Okay sir, just finish. Few more slides are there. In cases of bone defect, the concept of tissue engineering which you are following, in which you are using GTR, GBR, in which you are using your PRP, PRF. Okay, so most of the doctors know about the PRP and PRF. आप लोग इसको implants में use कर रहे हो, आप लोग surgeries में use कर रहे हो. So but we do this PRP and PRF in little bit different way. Okay, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ. So before this, the most interesting thing, which is depigmentation of your lips and your gingiva. Again, this thing is present in your Carinja and Shantipriya. So there are different types of procedures for correction of your gingival depigmentation, like blade method, laser method, electrosurgery method, chemical method. So one thing is mentioned in chemical method, कि you have to use a control chemical because chances of necrosis is there. So that's why most of the doctor is not prefer that chemical method. But right now in market there are different chemicals like kojic acid, ascorbic acid in a control form. So you can use that chemicals for gingival depigmentation as well as for lip depigmentation.
सिंपली यू हैव टू टेक दैट केमिकल, आपको कॉटन सल्फेट केमिकल को पूरा अपने जिंजाइवा पे रब करना है और अप्लाई अ पेरियो पेन। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन लिप सर्जरीज, अगर आप लिप डीपिगमेंटेशन को बाया सर्जरी करना चाहते हो, ओके, सो द पोस्ट ऑपरेटिव स्वेलिंग, द पोस्ट ऑपरेटिव रिजल्ट्स आर नॉट अप टू द मार्क, बट इन दिस by the use of chemicals you can claim कि आप lip depigmentation भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। So there are two types of things in lip depigmentation or in gingival depigmentation. Some solutions are there in market